अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अहमद शेर जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुलजिम जहीर और शब्बीर की तरफ से उनके वकील ने हमें बताया था कि 10 दिसंबर को उनको अदालत पर एतमाद नहीं है, लिहाजा इस अदालत से जहां पर मुगविया जहरा काज़मी को अगवा करने और उसके बाद फिर जो दीगर सेक्शन के तहत मुकदमा जेर समात है, वो जिस अदालत में जेर समात है वहां से मुकदमा मुंतकिल करवाना चाहते हैं। मैंने तफसीली उनसे उस दिन बातचीत भी की थी अपने चैनल के ऊपर। उनका जो इंटरव्यू था जिसमें हमने सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए, वो सब शेयर भी किए थे। दरखास्त की कॉपी हमें मसूल हो गई। तो सर, आपने दरखास्त पढ़ी होगी। बुनियादी तौर पर जो फारूकी साहब है मुल्जमान के वकील, वो क्या कहते हैं दरखास्त में? क्या ऐसी क्या चीज हुई है जिसकी वजह से कहते हैं कि उनको इस अदालत पर एतमाद नहीं, मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए? शायद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो दरखास्त है ना, ये जीएम फारूकी साहब के ऊपर तो हमें इल्जाम है। जीएम फारूकी साहब ने सिर्फ दरखास्त लिख के दी है, हैंड राइटिंग उनकी लग रही है, या उनके एसोसिएट ने लिखी होगी, और या जीएम फारूकी साहब ने सिर्फ प्रेस टॉक की है। ये दरखास्त या अदम एतमाद का जो इजहार है, ये जीएम फारूकी साहब का अदालत के ऊपर अदालती कागजात के हवाले से नहीं है। ये दरखास्त बिल्कुल शबीर की तरफ से इन पर्सन दी गई है। शबीर ने जाती हैसियत में ये दरखास्त दी है। ये शबीर वही मुल्जम है जिस मुल्जम को, जो मरकजी मुल्जम जहीर का बड़ा भाई है और इसका भी मरकजी किरदार है। ये निकाह का गवाह भी है और फैसिलिटेटर भी है, और इसी की सरपरस्ती में इसके छोटे भाई ने सब कुछ किया है। और ये शबीर वही मुल्जम है जिसको इन्हीं जज साहब ने, जज इलियास मेमन साहब ने, एक संगीन जुर्म होने के बावजूद और एक ऐसा प्रेसिडेंट उनके पास इसी केस का मौजूद होने के बावजूद 14 दिन के अंदर जमानत दे दी। जबकि उन्होंने जो दो ऐसे मुल्जमान थे जिनके खिलाफ एक बड़ा सरसरी नोयत का मुकदमा है, और इनकी सजाओं के हिसाब से वो जो मुल्जमान है निकाह खान और गवाह, उनके मुकदमे को मैं सरसरी नोयत का कहूंगा, क्योंकि इसमें सजाए मौत और उम्र कैद है। लेकिन उस दूसरे जो मामलात हैं उसमें तो बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस था। और उन मुल्जमान की जो आफ्टर अरेस्ट होती है, जिसके अंदर मुल्जम जेल में होता है, 2.5 महीने मुल्जमान को जेल में हो चुके थे, तो जज साहब ने ये कहा था कि ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, ये किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम नहीं है, और ये बड़ा संगीन है। इस वजह से मैं इनको 2.5 महीने जेल के अंदर रहने के बावजूद जमानत नहीं देता। और उन्होंने बड़े तारीखी कलमात जो है वो अदालत में भी बोले, अपने फैसले के अंदर भी लिखे, और उन दोनों मुल्जमान की जमानत खारिज कर दी थी। लेकिन उन्हीं जज साहब ने शबीर और जहीर की सिर्फ 14 दिन उनको जेल के अंदर रहने दिया, और उसके बाद जमानत कंफर्म कर ली। जिस दिन बहस हुई उस दिन मुल्जमान के वकील की तरफ से अदालत के ऊपर धौंस जमाई गई, अदालत के अंदर बड़े बड़ी बातें की गई, अदालत के अंदर यूनिफॉर्म ना पहनकर यह भी बावर कराया गया कि आपकी हम इज्जत नहीं करते, अदालत के डेकोरम को फॉलो नहीं किया गया, और अदालत के ऊपर, अदालत के सामने, जज साहब के सामने खड़े होके इल्जामात भी लगाए गए। उसके बावजूद इन्हीं जज साहब ने इन दोनों मुल्जमान को सिर्फ 14 दिन के अंदर जमानत दे दी थी। और आज शबीर का ये कहना है कि एक छोटी सी बात, मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि कुछ मैंने जो सुनी सुनाई चीजें जो मेरे सामने आई थी, इसमें जिब्रान नासिर के ऊपर भी एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई थी कि जिब्रान नासिर ने काले कोट का एहतराम नहीं करवाया। उसके अलावा जज साहब के ऊपर भी ये एक एलिगेशन लगा दिया गया कि उन्होंने हमारे काले कोट का एहतराम नहीं किया। जजिस के साथ हमारा इख्तिलाफ होता है, लाहौर हाईकोर्ट में चल रहा है, और हम डट के खड़े हैं। जहां जजिस का नामुनासिब रवैया होता है, उनकी कोई इस तरह की हमें चीज नजर आती है जहां पर वो हमारी इज्जत नहीं करते, तो उसके खिलाफ हम आवाज जरूर उठाते हैं। लेकिन अब ये जो मामला हुआ है, मैं जज साहब के स्टांस को भी छोड़ता हूँ, जिब्रान नासिर के स्टांस को भी छोड़ता हूँ। इन्हीं की अपनी जुबानी जो इनकी दरखास्त है, ये 3 सवाल पर मुश्तमिल, जो हाथ से लिखी गई है डॉक्टर्स की तरह, लेकिन मैंने उसको पढ़ लिया था, और शबीर के सिग्नेचर करवाए गए हैं। शबीर से जाती हैसियत में ये दरखास्त दिलवाई गई है। इस दरखास्त के मुताबिक भी जो वजह है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप और आपके व्यूज हैं वो समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। वो ये कहते हैं कि हमारी ये दरखास्त है कि आप इस केस के साथ प्रोसीड ना करें, क्योंकि आपके कंडक्ट की वजह से हमें आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कंडक्ट कौन सा है? कोई असगर अली अब्रो साहब हैं जो वकील हैं। अब आई डोंट नो कि वो इस केस के अंदर वकील हैं भी या नहीं है, लेकिन अगर हमारा कोई एसोसिएट भी जाता है तो हम उसको अपना वकील कंसिडर करते हैं। वो हमारे बिहाफ पर पेश हो रहा है तो हम उसको वकील मानते हैं। वो ये कहते हैं जी कि 8/12 को हमारे एक वकील असगर अली साहब आपकी अदालत के अंदर सर्टिफाइड कॉपीज लेने आए। सर्टिफाइड कॉपीज कौन सी? जी, तीसरे डॉक्टर की रिपोर्ट। अब पहले मैं ये बता दूं कि भाई 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट कोई नहीं है, डॉक्टर 2 ही हैं,
और तीसरी डॉक्टर जो पहली डॉक्टर थी बेसिकली डॉक्टर फातिमा, उनकी रिपोर्ट को या उनके स्टांस को अदालत निगेट कर चुकी है, निकाल चुकी है ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट। अब चूंकि मुलजमान और उनके वकला जो है वो 8 जून के बाद सिंध हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर को मानते ही नहीं है सिरे से ही, इसलिए वो फिर जिक्र उसका कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी कि हम तो वो कॉपी लेने आए थे और हमें वो कॉपी नहीं दे जा रही। हमें वहां पता चला, असगर अली साहब को पता चला कि जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी काउंसिल और उनके क्लाइंट वहां पर मौजूद हैं, और हमने ये समझ लिया कि ये हमारे केस के हवाले से हैं। तो हमने भी सुना कि वो चैम्बर में उनको सुना जा रहा है, तो हम भी चैम्बर में जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर जिब्रान नासिर ने कहा कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर है। अब पहली चीज ये कि अगर जिब्रान नासिर ने ये कहा भी, जो कि ना मैंने उनका स्टांस लिया है ना मैं उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कहा भी तो वो तो उनका राइट है ना, वो कह सकते हैं। और अभी आपको नहीं पता कि किस केस के ऊपर बात हो रही है, तो बात की बात है जब भी पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जब एक फरीक अपनी कोई दरखास्त देता है तो उसी को सुना जाता है। हमारे लाहौर हाईकोर्ट के अंदर अगर कोई सरकारी वकील भी खड़ा हो जाए अपनी मर्जी से, तो अदालत उसको झाड़ पिला के बैठा देती है कि जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं, आप पेश नहीं होता, जब तक कोई ताल्लुक नहीं है इस केस के साथ, जब तक मैं आपको कोर्ट की कॉल पर ना लूं या आपको नोटिस ना भेजूं, जब तक आप नहीं आ सकते। खैर जज साहब ने, वो कहते हैं जी कि जज साहब आपने हमें कहा कि बाहर चले जाएं, हमारा बंदा बाहर गया, बाहर जाके उसने फोन किया तो सीनियर ने कहा आप जाके उनको बताओ कि ये हमारी पार्टी का केस है, हमारी पार्टी एग्रीव्ड है, हम उसके काउंसिल हैं, हमें सुना जाए। जिस पर आपने हार्शली जज साहब को एड्रेस कर रहे हैं कि आपने हार्श वर्ड्स यूज करते हुए उनको बाहर निकाल दिया, जो रिपोर्टरली मैंने सुना है कोई हार्श वर्ड नहीं हुए, उन्होंने सिंपल कहा कि भैया आपको पहले भी कहा था आप यहां से चले जाएं। जिस पर वो कहते हैं कि जी उसके बाद आपने, हमारा बंदा तो चला गया, उसके बाद पहली बात तो ये है कि इतनी देर गुजर गई है, आपने हमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी उस मेडिकल रिपोर्ट की, हमारे नफ्सियात की रिपोर्ट की, जो इनके पास है, मुझे पता है कि वो इनके पास है, लेकिन वो जानबूझ के उसके ऊपर बात नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि जी हमें ये पता चला कि आपने हमें सुने बगैर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को नोटिस कर दिए और उनसे एक रिपोर्ट तलब कर ली है। हमने तो आपके सामने ये एतराज उठाया कि इस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को बदलें, क्योंकि ये अपनी मर्जी की किसी जगह पे बच्ची को रखवाना चाहते हैं, तो वो तो मुमकिन नहीं था। वो कहते हैं पहले आपने उसको सुनना था, फिर आपने ये नोटिस मांगने थे, जो कि रूल 19 जो है वो इस तरह की कोई चीज नहीं कहता। जज साहब आजाद थे, जज साहब के पास पावर्स थी, इख्तियारात थे और वो ये कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये इल्जाम लगाया जो असल मुद्दा है। क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया के जरिए भी, मीडिया के जरिए भी, लोगों के जरिए भी, वालिदैन की जुबानी भी ये चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि बच्ची माँ बाप के पास आना चाहती है। फिर मेडिकल रिपोर्ट आती है, जो हमारे नफ्सियात होते हैं उनकी रिपोर्ट आती है और उसके अंदर भी ये लिखा हुआ नजर आता है कि माँ बाप के पास बच्ची जाना चाहती है। तो अब जरूरत थी कि किसी तरह से जो लोग इस वक्त ये फैसला ले सकते हैं उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, जिस पर शबीर ने कमान संभाली। शबीर साहब ड्राइविंग सीट पर आए हैं और शबीर ने ये सारी बातें लिखी कि आपने हमें बताए बगैर नोटिस जारी कर दिए, अब हमें ये लगता है कि आप इंसाफ नहीं देंगे। मतलब डायरेक्टली जज साहब के ऊपर हमला कि हमें ये लगता है कि ये जज साहब बायस्ड हैं, अब ये जज साहब करप्ट हो गए। ये वही जज साहब हैं जो 14 दिन के अंदर जमानत देते हैं, ये जिन्होंने बहुत सारे रिलीफ दिए, जिन्होंने 375 निकाल दी, जिन्होंने इनकी बहुत सारी बातें मानी। अब वो जज साहब जो है, और वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, लेकिन उनका मतलब ये है कि वो गैर जानबदार नहीं रहे, वो ईमानदार नहीं रहे, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, इनको इंसाफ नहीं देंगे तो ईमानदारी से काम नहीं होगा। तो शबीर ने ये कहा कि जनाब अब मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता, जिस पर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इस मामले को रेफरेंस बनाकर या सेशन जज को भेजें या हाई कोर्ट में भेजें, ताकि आप इस केस से अलहदा हो जाएं। हमें आप पर एतबार नहीं है। मेरा आर्टिकल 10 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि आपकी तरफ से मुझे फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला, इसलिए आप इसको खत्म करें। अब ये वो दरखास्त है जो इन्होंने उस दिन गुजारी है। पहली कंट्रोवर्सी बड़ी जरूरी है क्लियर करना कि वकील साहब ने अपना नाम नहीं लिखा। अब जीएम साहब सीनियर आदमी उन्होंने क्यों नहीं लिखा, आप बेहतर जानते हैं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपको भी पता होता है कि वकला जजेस के खिलाफ एलिगेशंस में आगे नहीं आते। सेकेंडली, उनको पता है कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं होना, इसलिए भी वकील साहब ने अपना नाम मेंशन नहीं किया। थर्डली, वो मुलजम शबीर जो पहले मफरूर रहा है, भागा रहा है, जो पेश ही नहीं हुआ फौरी तौर पर कोर्ट के अंदर, बगैर जमानत के डायरेक्ट आके पेश हुआ, तो वो सारी जो चीजें हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है कि इस दरखास्त के ऊपर अमल किया जा सके या इस दरखास्त के अंदर कोई रिलीफ मुलजमान को दिया जा सके। अब 19 दिसंबर
जी जी। एक चीज एक हमें तो बताया गया था कि देखें जी, काले कोट की जो तकद्दुस था वो खराब हुआ है, मजरू हुआ है, तो लिहाजा जो एक वकील साहब की तस्दीक हुई है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही, इसलिए जो है वो अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ मामला काले कोट से बढ़कर शब्बीर की शायद तस्दीक या शब्बीर का मामला लग रहा है, इसलिए शब्बीर की तरफ से दरखास्त दी गई है। तो आप सर एक सर चीज क्लियर काले कीजिएगा कोट का कि कहीं भी काले कोट की तस्दीक का, काले कोट की ताजीम का, काले कोट की इज्जत का जिक्र नहीं किया गया इस दरखास्त में। इसमें ठीक है। कहीं भी अच्छा ये नहीं बताया गया कि उसमें काले कोट की तस्दीक हुई। जिब्रान नासिर का अच्छा। नाम लिया गया, डॉक्टर शैला रजा का जी नाम लिया गया, लेकिन इल्जाम कोई नहीं है। जज साहब के ऊपर भी सिर्फ इतना है कि आप पहले हमें सुन लें। अभी तुम्हें कैसे सुन लें, पहले पता नहीं जिब्रान नासिर की दरखास्त एक्सेप्ट होनी भी थी कि नहीं होनी थी। फिर सेकेंडली अदालत ने देखना है मेरा इख्तियार क्या है, कानून देखना है ना, आपकी किसी की मंशा तो नहीं बिल्कुल देखनी। और कई सही है। चीजें जिब्रान नासिर की रिजेक्ट कर दी गई इससे पहले, इसी तरह से अच्छा रिजेक्ट कर दी गई। अच्छा जी सर, जी। ये जो एक जुडिशियल कार्रवाई चल रही है, यानी कि जो अदालत में दूसरी जो एक कानूनी कार्रवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है मगविया का, इस अगर इस दरखास्त के ऊपर अदालत कोई ऑर्डर जारी नहीं करती, इसको रख लेती है, तो क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसी खास बात है इस दरखास्त में कि अदालत इस पे कोई कार्रवाई ना करे और अपना ट्रायल जो है वो जारी रखे? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कानून में कोई ऐसी पाबंदी है कि अदालत ट्रायल जारी नहीं रख सकती इस दरखास्त के बावजूद। नहीं सर, देखें अगर जज साहब खुद डाउटफुल हैं कि वो गैर जानबदार नहीं है, अगर जज साहब खुद समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तो वो खुद ही केस अलहदा हो जाएंगे, कोई ऑर्डर पास नहीं। अगर सही। जज साहब समझते हैं कि वो ईमानदार हैं, वो गैर जानबदार हैं, वो अच्छे मुनसफ हैं, तो फिर यकीनी तौर पर वो इसको खारिज करके, बेबुनियाद कह के, फ्रिवलेस कह के, इनफ्रक्चस करके आगे चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे और ट्रायल के अंदर कोशिश करेंगे कि उसी दिन, अगर चूंकि अब नूर बीबी का मामला आ गया है, पहले उसकी जमानत के मामले में डिसाइड होना है, फिर फर्द जुर्म भी आयद हो जाएगी, तो फर्द जुर्म वाला मामला जो है वो उसके लिए वो प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद है कि इस मामले को भी फेयर तरीके से अदालत देखेगी, और अब चूँकि अब दूसरी चीज़ें छोड़ के अब शब्बीर आगे आया है, ज़हीर पीछे रह गया है। अब देखते हैं कि अदालत अब मज़ीद इस दरख़्वास्त के ऊपर क्या करती है, और ख़ास तौर पर जिस तरह आपने तज़किरा किया कि अदालत चाहे तो इस दरख़्वास्त को साइड पे रख के ट्रायल की जो दूसरी कार्रवाई चल रही है, उसको जारी भी रख सकती है। अपना ख़्याल रखिएगा सर, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।